प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन। ये चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 6 एनसीईआरटी और एसएसटी है ना। आवर पास्ट फर्स्ट बुक है, उसका चैप्टर नंबर 9 है। ऐसे तो ये चैप्टर अगर आप खुद से पढ़ने जाओ तो बहुत ही बोरिंग लगेगा, पता नहीं चलेगा कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास रखना है। So I'm come here to all important points in shortest possible way। क्या क्या जो क्रक्स मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ, आई एम वर्किंग ऑन दैट। लेट अस सी कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई हैव ऑलरेडी रीड दिस चैप्टर एंड हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड मेक माई वर्ड्स, टिक माई वर्ड्स कि इससे बाहर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली एंड मेक अ नोट ऑफ इट, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन। चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 87। चलिए, पहला हेडिंग है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। मैं हेडिंग डालता हूं आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। ठीक है। अब इसमें हमारा चैप्टर क्या कहता है, वाइटल विलेजेस। विलेजेस जो थे उस टाइम पे बहुत ही वाइटल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे हमारी कंट्री के लिए, और उसी टाइम पे जो टाउन्स थे वो ग्रो कर रहे थे ना। तो अब आयरन टूल्स का क्या रोल था उस टाइम पे, एग्रीकल्चर जो गांव के लिए कितना इंपॉर्टेंट थे जो विलेजेस के लिए, उसकी बात करेंगे। लेट अस सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें है द यूज ऑफ आयरन बिगन इन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो, है ना। आयरन का यूज लगभग 300 साल, 3000 ईयर्स अगो स्टार्ट हो गया था, है ना। यूज ऑफ आयरन, यूज ऑफ आयरन began around 3000 years ago। ठीक है, पहला पॉइंट। क्योंकि आयरन की यूज से क्या हो सकता था, बहुत सारे टूल्स बन सकते थे जो आज की डेट में भी है और एग्रीकल्चर को बहुत ही आसान कर देते हैं ना। तो नंबर 1 हो गया। Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in megalithic burials। तो एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए। कलेक्शन ऑफ important tools and weapons were found in megalithic burials। बच्चों, मेगालिथिक इज अ पीरियड, है ना। हमारे जो पीरियड है, जो बहुत पुराने पीरियड, उनको मेगालिथिक। फिर उसके बाद जो आयरन से रिलेटेड कब पीरियड आया, कब जो है किस, उसको पूरा पीरियड को बांट दिया इन्होंने। कब एग्रीकल्चर ग्रो किया, कब कॉपर का एज आया, कब आयरन का एज आया। तो जब जब उन्होंने, जैसे आर्किटेक्ट, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने जब खोजा जिस पीरियड में जो मिला, और ज्यादातर हर जगह वही मिला, तो उसको उस पीरियड के हिसाब से, उस फाइंडिंग के हिसाब से उन्होंने बांट दिया, है ना। तो ये मेगालिथिक पीरियड में उन्होंने, उनको क्या मिला, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स एंड वेपन्स मिले जो मेड अप ऑफ आयरन थे, आयरन से बने हुए थे, ना। मैं लिखता हूं which were made up of आयरन। क्लियर है, 2 पॉइंट हमने कर लिया। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। कौन कौन से वेपन या कौन कौन से टूल मिले, तीसरा देख लेते हैं हमारा। तो ये
ये पॉइंट से क्या क्या मेजर टूल्स थे और क्या एग्रीकल्चर में इसका वो था। अभी आगे एग्रीकल्चर का तो बाकी है, मैं देखता हूँ, बता देता हूँ आप लोग को। अब क्या दीज फाइंडिंग्स कर देता हूं मैं। फाइंडिंग्स इंक्लूड नंबर 1 एक्सेस, कुल्हाड़ी है ना, जंगल को साफ करने के लिए। ये कुल्हाड़ी से क्या करते थे, जंगल को साफ करके फिर क्या करते थे, वहां पे खेती योग्य जमीन बना देते थे ये लोग। फिर एंड आयरन प्लोशेयर, एंड आयरन का प्लोशेयर, जो जिससे खेत की जुताई करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फाइंडिंग था ये, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने ये बनाया और खेती को एकदम आसान कर दिया है ना, यूज करने लगे खेती करने के लिए। अदरवाइज खेत को पूरा खोद के उसके अंदर बीज डालना अगर हमको हाथ से करना हो तो सोचो इट इज नियरली इम्पॉसिबल। अगर जमीन बहुत कड़ा है और अगर जमीन सॉफ्ट है फिर भी प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन कुल्हाड़ी मिल गई तो उन्होंने जंगल को पहले काटा, फिर प्लो शेयर से क्या किया, उसकी जुताई करके वहां पे एग्रीकल्चर यानी खेती किया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई हैव कवर्ड। फिर नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन दूसरी हेडिंग है, स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, है ना। अब प्रोडक्शन क्या चीज का, एग्रीकल्चर। उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था नहीं, तो एग्रीकल्चर यानी खेत में जो चीजें हम आज की डेट में गेहूं चावल जो भी खाते हैं या उस टाइम पे जो रहा होगा उसका प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करें। तो सबसे पहले क्या आएगा, इरिगेशन, है ना, इरिगेशन। क्योंकि बिना इरिगेशन के क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम मानसून के ऊपर ही पूरे साल डिपेंडेंट रहेंगे तो साल में 3 से 4 महीना बारिश होती है, तो क्या खेती में 3-4 महीने ही करते हैं, नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, वेल्स बना के वहां से पानी निकालते हैं, या फिर आजकल तो इलेक्ट्रिक सबमर्सिबल्स आ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, बोरवेल डाल के वहां से पानी जो ग्राउंड वाटर वो निकाल के अपना पूरे साल खेती करते हैं और वाटर नीड को पूरा करते हैं। तो देखते हैं उस टाइम पे क्या था, लेट अस सी। Irrigation works that were built during this time included canals, wells, tanks and artificial lake। देखो इन्होंने इतनी सारी चीजें बना ली थी, है ना। लिख देता हूं मैं, इरिगेशन वर्क्स that were built during this time included canals, wells, tanks and artificial lakes। ठीक है, तो इन्होंने इतना बनाना तो सीख लिया था, कैनाल बना लिया कि भाई चलो कहीं बड़ी नदी है किसी दूर में तो कैनाल से पानी अपने एरिया तक ले आए, बड़ा अचीवमेंट है। वेल्स बना लिए, कुएं जहां साल भर पानी होता है तो वहां से पानी निकाल के अगल बगल के एरिया की सिंचाई कर सकते थे वो लोग। टैंक्स बना लिए और आर्टिफिशियल लेक बना लिया। आर्टिफिशियल लेक मतलब बड़े से एरिया की खुदाई कर दी, बारिश होगा तो वहां पे क्या होगा, पानी भर जाएगा, है ना। फिर वो जो पानी जो भरा रहेगा उसका पूरे साल जब तक पानी उस लेक में है तब तक उसका वो लोग यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट गांव वालों को पूरे साल के लिए पानी का स्टोरेज मिल जाता था। सो दीज वेयर द वर्क्स एट दैट टाइम विच वेयर डन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर के फील्ड में ये सब वर्क्स हुए। आगे देखते हैं,
हु लिव्ड इन द विलेज। चलिए अब आगे अगला हेडिंग है हु लिव्ड इन द विलेज। तो स्टेप्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन, टू इंक्रीज प्रोडक्शन में हमको ध्यान क्या रखना है, इरिगेशन विच वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं थे, उस टाइम पे इतने सारा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, तो इरिगेशन वाज अ मेजर प्रॉब्लम जो पूरे साल खेत को फसल को चाहिए। तो वो उन्होंने उस पर काम किया था, बहुत वेल अच्छे तरीके से काम किया था, क्योंकि कैनाल से आर्टिफिशियल लेक, आज की डेट में भी हमारी ये सोच होनी चाहिए भाई वाटर को हार्वेस्ट करना है हमको, जो पानी बारिश हुआ तो बह के कहाँ चला जाता है, समंदर में चला जाता है या फिर भाप बन के उड़ जाता है। तो अगर हम वाटर हार्वेस्ट करें, इससे क्या होगा, एक तो हमारा ग्राउंड वाटर जो होगा वो उसका जो लेवल है ऊपर आएगा, और दूसरा जो जमीन मतलब हमारा जो पानी का सोर्स धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर नीचे होता जा रहा है, वो भी हमारे लेवल पे आ जाएगा, और हम ऑन वर्ज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वाटर, अपने एरिया में ऐसा ना हो कि पानी खत्म हो जाए और हमको अपने दूसरे एरिया में पलायन करना पड़े। दिस विल बी वेरी वर्स्ट सिचुएशन। अगर हम आज की डेट में भी जग जाएं, देन वी कैन मैनेज दीज थिंग्स वेरी इजिली, है ना, वी कैन मैनेज दीज थिंग्स वेरी इजिली। चलिए अभी आप लोग यंग जनरेशन है, क्लास 6 पढ़ रहे हैं, बट ये नॉलेज जो है आपको एटलीस्ट पानी की इंपॉर्टेंस तो बताएगा, है ना। सो वी हैव टू बिकम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। टाइम विल कम, अभी ऐसा लगता है कि भाई हमारा रोल नहीं है, बट एक टाइम ऐसा है लगेगा कि वी आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी। चलिए अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है हु लिव्ड इन द विलेजेस। हु लिव्ड इन द विलेजेस। चलिए बच्चों देखते हैं। There were at least 3 kind of people living in the village, है ना। चलिए 3 kind of people, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम्पल में पूछ सकता है ना। लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस ऑफ द साउदर्न इंडिया। लिविंग इन साउदर्न इंडिया। देखते हैं कौन लोग रहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बोल रहा है, तो क्या है, लेट अस सी। नंबर 1 है वेलालर। नंबर 1 है वेलालर। वेलालर, हम सदर्न इंडिया की बात कर रहे हैं तो नाम से आपको पता चल जाएगा साउथ इंडिया का नाम है ये। और ये दे वेयर लार्ज लैंड ओनर्स, लार्ज लैंड ओनर्स। तो लार्ज लैंड ओनर्स को हम क्या बोलते थे, वेलालर, है ना। इनको वेलालर, इनके पास बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी। फिर दूसरा आता है ऑर्डिनरी प्लोमैन। इनका नाम क्या था, उजावर, UZHAVAR, उजावर। ये कौन था, ऑर्डिनरी प्लोमैन, जो खेती करने वाला ऑर्डिनरी पर्सन था ये, है ना। इसके पास जमीनों का ऐसा कुछ वो था नहीं, तो ये क्या करता था, मतलब खेत में ज्यादातर काम करने वाले, या अगर खेत भी होगा तो बहुत नॉर्मल ऑर्डिनरी होगा ये, है ना। फिर लास्ट वन इज कदईसियार, थर्ड वन इज KADAISIYAR, है ना, कदईसियार एंड आदिमाई, एंड ADIMAI। आप लोग को ये नाम याद रखना है बच्चों, इट इज इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में ये पूछेगा, अगर इस साल नहीं तो अगले साल कभी भी पूछेगा, मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। आदिमाई और कदईसियार, ये लोग कौन थे, ये लोग थे लैंडलेस लेवलर, है ना। इनके पास कम लैंड, जो उजावर थे कम लैंड था, लिटिल लैंड,
ऑर्डिनरी थे, ये बड़े खेतीकार थे, बड़े काश्तकार थे। ठीक है। और ये कदई सियार या आदी माई क्या है? ये लैंडलेस लेबर, लैंडलेस लेबर, ये लैंडलेस लेबर थे, इंक्लूडिंग स्लेव्स। जो स्लेव मतलब दास, है ना। तो हमारे जो दास लोग थे भाई लोग, और ये लेबर लोग थे, इन लोग को हम क्या बोलते थे? साउथ इंडिया में तीन हो गया, कदई सियार या आदी माई। ये लैंडलेस लेबर थे, उजावर क्या थे? ऑर्डिनरी प्लोमैन, इनके पास खेत होता था लेकिन बहुत कम, और ये ऑर्डिनरी खेती करने वाले लोग। और एक वेलालर होते थे, वेलालर क्या? लार्ज लैंड ओनर, है ना, इनके पास ज्यादा जमीन होती थी। ये हो गया सदर्न इंडिया की बात, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग के लिए मैं इंपॉर्टेंट का ये साइन मार्क भी कर देता हूं। बच्चों चैप्टर से ना, अब ऐसे जो बोरिंग चैप्टर या जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोग को फील नहीं होता होगा पढ़ते समय, ऐसे चैप्टर से अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के एटलीस्ट उसको याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में आएगा देन यू विल बी एबल टू आंसर। और जब आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा देन यू विल फील दैट यू आर हैविंग सम इंटरेस्ट इन स्टडिंग दीज चैप्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो हम लोगों ने कर लिया साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में तीन थे, वेलालर, उजावर और कदई सियार और आदी माई। अब नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में कौन था, वहां पे क्या सिस्टम था? लेट अस सी, लेट अस सी in northern part of country. Part of country. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में क्या था? विलेज हेडमैन नोन एज ग्राम भोजका। तो नंबर वन क्या आएगा हमारा? चलिए कलर इसका चेंज करते हैं आप लोग के लिए, ग्राम भोजका, ग्राम भोजका। ठीक है बच्चों, इसको अलग अलग लिखा हुआ तो मैं भी आप लोग के लिए अलग अलग लिख देता हूँ। ग्रामा है ये, और ये भोजका, ग्रामा भोजका। ठीक है। ग्रामा भोजका कौन था? विलेज हेडमैन, जो गांव का मुखिया, वो ग्रामा भोजका उसको बोलते थे, विलेज हेडमैन, उसको हम क्या बोलते थे? ग्रामा भोजका। और वो टाइम पे ऐसा नहीं कि इलेक्शन होता था, हर 5 साल बाद ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, ग्राम पंचायत सरपंच चेंज हो जाएगा, है ना। वो टाइम पे क्या था? इट वॉज हेरिडेटरी। जो ग्राम हेडमैन है विलेज, उसका बेटा क्या होगा? वो हेडमैन बनेगा, उसकी फैमिली में ही, फैमिली के मेंबर ही बनेंगे। और क्यों बनेंगे? क्योंकि दे वेर लार्जेस्ट लैंड ओनर, है ना, गांव के लार्जेस्ट लैंड ओनर वालों में से लोग एक थे। ये लोग जो थे लार्जेस्ट लैंड ओनर ऑफ विलेज, लैंड ओनर ऑफ विलेज। ठीक है, बड़े लैंड ओनर्स में आते थे लोग गांव के। आगे देखते हैं। ग्राम भोजका वॉज ऑफन लार्जेस्ट लैंड ओनर, कर लिया हमने। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड। अब इनके पास क्या होते थे? स्लेव्स होते थे, यानी इनके दास या बधुआ मजदूर जो कह लो। और क्या होता था? वर्कर्स होते थे जो इनकी फील्ड में जो है कल्टीवेशन का काम करते थे, खेती करते थे। ठीक है। ही वॉज पावरफुल, द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम विलेज। इनका काम और क्या होता था? जनरली, है ना, जनरली कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम विलेज on behalf of king, है ना।
बार स्टॉप करो। हमने क्या देखा इस पॉइंट में, ग्राम भोजका में ये लोग लार्जेस्ट लैंड ओनर ऑफ विलेज थे। इनको हम क्या बोलते थे, ये विलेज हेडमैन होते थे जिनको हम ग्राम भोजका बोलते थे। और जनरली ये ऑन बिहाफ ऑफ किंग विलेज का टैक्सेस कलेक्ट करते थे लोगों से, है ना। और एक थर्ड पॉइंट है कि बाकी अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इनका विलेज में। he also function as judge and sometimes as policeman, है ना। he also works as judge, Judge, and sometimes पुलिसमैन। अब यहाँ पे पुलिसमैन या जज का मतलब ये नहीं कि वो जज बन जाता था। वो क्या करते थे, जब गांव में लोगों के बीच डिस्प्यूट, आपस में पड़ोसी का पड़ोसी से डिस्प्यूट हुआ, तो उस टाइम पे मेडिएशन करते थे। कोर्ट इतना डेवलप नहीं था, पुलिस नहीं था, तो वो उनके बीच में, क्योंकि इनका क्या था, दे वर पावरफुल पर्सन ऑफ द विलेज, इनके पास ज्यादा जमीन है। अब सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, खेती है, उसमें मजदूरी करके ही था। इस वजह से इनकी पोजीशन बहुत हाई होती थी गांव में। तो ये दोनों के बीच में मीडिएशन का काम करते थे, अपना जजमेंट, भाई किसी के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो उनको सलाह भी देते थे, और कभी कभी पुलिसमैन का भी काम करते थे। मतलब लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो उसको शांत करना या किसी को सजा देना, थोड़ा गांव का पहले रिचुअल से पंचायत चलता था, तो उस हिसाब से, है ना। आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्राम भोजका देयर वर अदर्स इंडिपेंडेंट फार्मर, उनको क्या बोलते थे, गृहपतिस। चलो अगला आया, पहला ग्राम भोजका था हमारा, अब दूसरा आता है गृहपतिस। सेकेंड वन हमारा क्या है, देखते हैं। सेकेंड वन है गृहपतिस। गृहपतिस, यहाँ पे ए भी है। चलिए देखते हैं क्या है। गृहपति लोग क्या होते थे, दे वर स्मॉल इंडिपेंडेंट फार्मर विद स्मॉलर लैंड ओनर, है ना। इनको हम लिखेंगे इंडिपेंडेंट फार्मर विद स्मॉलर लैंड। ठीक है बच्चों, तो इनको हम क्या बोलते थे, गृहपति। ग्राम भोजका, उसके बाद आया गृहपति। ये भी हमने समझ लिया कौन है, इंडिपेंडेंट फार्मर होते थे और इनके पास छोटी जमीन होती थी, स्मॉलर लैंड्स होते थे। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड वन इज दासा कर्माकरा। दासा कर्माकरा क्या है, ये वो लोग थे जिनके पास लैंड नहीं था और अपनी अर्निंग के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था। इनको हम लिखते हैं नो लैंड एंड दे हैड टू वर्क इन अदर्स लैंड फॉर अर्निंग। क्लियर है बच्चों, तो हमने तीन पढ़ लिया इसमें, ग्राम भोजका, गृहपति और दासा कर्माकरा। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के बारे में हमने समझ लिया। आगे, इन मोस्ट विलेज देयर वेयर आल्सो सम क्राफ्ट पर्संस, है ना। सारे विलेजेस में क्राफ्ट पर्सन भी हुआ करते थे। तो अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कौन कौन रहता है गांव में, है ना, हु लिव्ड इन विलेज। तो अब ये नॉर्दर्न इंडिया में पढ़ लिया हमने, सदर्न इंडिया में पढ़ लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, अदर इंपॉर्टेंट क्राफ्ट पर्संस, इंपॉर्टेंट क्राफ्ट पर्सन। अब देखो गांव में क्या है ना कि क्राफ्ट पर्सन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जो भी चीजें, जो इनोवेटिव क्राफ्ट, मतलब जो अपनी
कलाकारी से अपने उससे जो है नई नई चीजों को वो करे कि भाई जो ह्यूमन लाइफ को इजी बना देता है ना। इंपॉर्टेंट क्राफ्ट पर्सन में जैसे नंबर 1 पे आता है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ ये लोग क्या करते थे, आयरन मेटल पे काम करके उसको, जैसे मैंने बताया कि पहले अभी की एक्सेस यानी कुल्हाड़ी बना दिया या फिर प्लो बना दिया जिससे खेत की जुताई होती थी। इनका ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था सोसाइटी में, गांव के। नंबर 2 आ गया पॉटर। पॉटर क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बना देना या उस पे वो काम करना। तो उस टाइम इतना मेटल नहीं था, दीज वर वेरी यूजफुल सब्सटेंसेस, है ना। पॉटर से घड़ा बन गया, कढ़ाई जैसा मिट्टी की कढ़ाई, मिट्टी का तवा, तो खाना बनाना ये सब लाइफ जो है आसान हो गया। नंबर 3 कारपेंटर एंड वीवर। कारपेंटर और 4th वन इज वीवर। वीवर मतलब जो बुनाई का काम करते थे, कपड़ा बनाने वाला। तो इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है, कपड़ा चाहिए क्योंकि गांव था ना, हमको ऐसा नहीं कि दूर शहर में जाके कुछ खरीद के ले आएंगे, दुकान पे मिल जाएगा। तो ये इटसेल्फ इज इकोनॉमी, वहां पे लोग आपस में दूसरे के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट थे। तो ये लोग क्राफ्ट पर्सन, मेन क्राफ्ट पर्सन बहुत सारे रहे होंगे, जो कोई बास्केट बना रहा है, कोई कोई खिलौना बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो वो लोग क्या करते थे, मिल के गाँव का जो रिक्वायरमेंट था गाँव में ही फुलफिल करते थे, और उसके बदले में इनकी जो लाइवलीहुड थी वो भी चलता था, इनका खर्च, है ना। घर, कोई खेत में लेबर का काम कर रहा है तो कोई क्राफ्ट पर्सन का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन। अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन क्या है, इन सम ऑफ द अर्लीस्ट तमिल नोन एज संगम लिटरेचर, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट तमिल लिटरेचर है दैट इज संगम लिटरेचर है। जस्ट अ सेकेंड। तमिल लिटरेचर संगम, है ना, बड़ा ही फेमस है। ये किसने बनाया था, पोएट्स, बहुत सारे पोएट्स एक साथ बैठ के बनाया था, इसीलिए इसका नाम संगम पड़ा था। बहुत सारे पोएट्स एक साथ बैठ के बनाया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, संगम लिटरेचर पड़ा था, है ना। और इसको लगभग 2300 साल पहले कंपोज हुआ ये। These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangam, है ना। बहुत सारे लोग एक असेंबली में बैठ के इसको बनाया था। और कहाँ पे हुआ था ये, मदुरई में बना था, है ना। संगम लिटरेचर कहाँ बना था, ये तमिल लिटरेचर है, मदुरई। बहुत सारे पोएट्स ने असेंबली मतलब एक साथ इकट्ठा होके लिटरेचर बनाया, उसका नाम संगम। ये तमिल लिटरेचर है और इसलिए इसका नाम संगम पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के बनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। अब ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चलूंगा, अभी तक हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट किए। लेट अस सी, ताकि ये चैप्टर हमको खत्म करना है ना। करते हैं आगे, हेडिंग में डाल देता हूं फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज। अबाउट सिटीज, अब सिटीज के बारे में हमको जानना है। अभी तक हमने गांव के बारे में जान लिया, अब सिटी के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। यू मे हैव हर्ड ऑफ जातकास। जातकास क्या थे, जो प्राचीन कहानियां थी, है ना, उसको हम लोग जातका, जो हम लोग विभिन्न ये जो सीरियस बनते आ रहे उसके बारे में, विक्रम बेताल या बहुत सारी स्टोरीज, वो सब जातकास मतलब स्टोरीज लिखी गई हैं, उसको हम जातकास बोलते थे। कंपाइलेशन ऑफ दैट
that these are the story probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monk. ऐसी स्टोरीज थी जो लोगों ने ऑर्डिनरी लोगों ने बोला और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन्होंने लिख के उसको प्रिजर्व कर दिया ना, तो उसको जातकात बोलते थे। एक स्टोरी मैं आप लोग को बताता हूँ, द क्लेवर पुअर मैन। एक आदमी है जो चालाक है, वो गरीब से अमीर कैसे बना उसकी स्टोरी है। शायद आपके एग्जाम में पूछे इससे रिलेटेड कुछ, तो आई एम जस्ट टोल्डिंग यू इन ब्रीफ। ध्यान से सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक वंस अपॉन अ टाइम एक आदमी था जो बहुत ही गरीब था लेकिन चालाक था। वो ही वॉज क्लेवर पुअर यंग मैन, है ना, चालाक, जवान और गरीब, तीनों था वो। तो वो लिव्ड इन अ सिटी, एक सिटी में रहता था। हीज ओनली रिसोर्सेज वाज अ डेड रैट। उसके पास एक ही रिसोर्स था, क्या था वो? डेड रैट। अब उसने, क्लेवर था तो उसने क्या किया, वो डेड रैट को ले जाके होटल में उसने बेच दिया उसको, है ना। एक क्वाइन उसको मिला, होटल में बेच दिया फॉर दियर कैट। उनके पास बिल्लियां थी तो उसकी बिल्लियों को देने के लिए उसने एक क्वाइन में उसको क्या किया, बेच दिया। फिर आगे एक दिन क्या हुआ, बहुत आंधी तूफान आया और आंधी तूफान आने की वजह से क्या हुआ कि राजा का जो बगीचा था, गार्डन था, उसकी बहुत सारी टहनियां गिर गई। फिर उसके बाद जो है पत्ते एकदम बिखर गए गार्डन में। जो गार्डनर था वो बेचारा एकदम परेशान हो गया, कब क्या करो, उसको कैसे सही करो। इसने देखा तो बोला ठीक है गार्डनर साहब, मैं आपकी ये जो गार्डन है उसको साफ कर देता हूँ, बदले में टहनियां और पत्तियां मैं रख लूंगा। गार्डनर बड़ा खुश हुआ, यार चलो ये तो ऑलमोस्ट फ्री में कर रहा है, क्योंकि उसके किसी काम का नहीं था पत्तियां और टहनियां। एग्री हो गया। तो इसने क्या किया, जो ये अपना पुअर यंग मैन था, अगल बगल जो बच्चे खेल रहे सबके पास गया, सबको इकट्ठा किया, बोला बच्चों चलो आप लोग को जितनी टहनियां जो इकट्ठा करेगा सबको मैं स्वीट्स खिलाऊंगा। और विद इन नो टाइम एक बच्चे सब इकट्ठा हो गए जो खेल रहे थे, सबने फटाफट जो है पत्तियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, टहनियां। तो उसके पास क्या लग गया, पत्ती और टहनियों का ढेर लग गया, है ना। और बच्चों को थोड़ी मिठाई दे दी, ऑलमोस्ट फ्री में काम हो गया उसका। और वो जो टहनियां, जो राजा का जो पॉटर था, राजा का जो पॉटर था, उसने देखा, बोला यार मुझे बर्तन मिट्टी के बनाने हैं, तो उससे जो पकाने के लिए मुझे वो चाहिए, ये दे दो। उसने बोला ठीक है। तो उसके बदले में उसने पैसा देके उससे क्या किया, खरीद लिया। अभी क्या हो रहा है, इसका जो पैसा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बुद्धि और विवेक की वजह से ही, है ना। फिर एक दिन क्या किया इसने कि गार्डनर थे जो बहुत, जो घास काटने वाले थे, क्योंकि ट्रेडर्स जो थे बहुत दूर दूर से ट्रेडर, उस टाइम क्या था, घोड़ा या फिर ऊंट है या फिर हाथी, उसी से लोग चलते थे। तो उनको खाने के लिए रास्ते में जहां रुकते थे उनको घास चाहिए होता था। जो घास काटने वाले लोग थे उनके पास गया, और उनके पास क्या गया लेके, बहुत सारा पानी लेके गया। सबको 500 घास काटने, सबको पानी पिलाया। सब बड़े खुश हो गए। और खुश होने के बाद सबने क्या किया, उसको बोला भाई वी आर वेरी हैप्पी कि आपने हमारी हेल्प की, इतनी प्यास लगी थी और गर्मी में पानी पिलाना, आपको क्या चाहिए हमसे बताइए। तो उसने क्या बोला, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब समय आएगा तो मैं आपसे मांग लूंगा। फिर उसने क्या किया, ट्रेडर्स जो थे उनसे थोड़ी दोस्ती की, और उसको क्या पता चला कि कुछ टाइम बाद 500, मतलब बहुत सारे 500 घुड़सवार जो ट्रेडर्स है वो जाने वाले हैं, तो उनको घास या ये सब की जरूरत पड़ेगी, ग्रास की, घोड़ों को खिलाने के लिए। फिर उसके दिमाग में तुरंत वो कहाँ गया, सारे जो घास काटने वाले थे जिनसे वो पहले मिला था उनके पास गया, और बोला कि भाई मुझे अब घास चाहिए आपसे, और एक प्रॉमिस चाहिए, जो आप लोगों ने मुझे कमिटमेंट किया उसके बदले में मैं अब मांगने आ गया हूँ। तो सबने बोला बताओ भाई। तो उसने क्या बोला, सब लोग मुझे एक एक गट्ठर अब घास दे दो, और तब तक अपना घास मत बेचना आप लोग जब तक मैं ना बोलूं, है ना, या मेरा ना बिक जाए। फिर वो जो है शाम हुई, बहुत सारे घुड़सवार लगभग 500 उसके पास इकट्ठा, क्योंकि 500 घास काटने वाले थे। तो जब वो घुड़सवार आए, सबने सब जगह कोशिश किया, उसको घास नहीं मिला। तो उसका जो घास का बंडल था 500, उसको उसने 1000 क्वाइन देके खरीद लिया। एंड 1000 कॉइन मतलब उस टाइम के हिसाब से वो ही बिकम अ रिच मैन। सो कैसे वो रिच बना, जस्ट बिकॉज अप्लाइंग हिज माइंड। एक जातका की स्टोरी है जो दिखाता है कि अगर आदमी अपने प्रयास करता रहे तो कुछ भी असंभव नहीं है ना। सो द क्लेवर पुअर मैन एक स्टोरी आपकी बुक में दिया है। दिस इज ऑल अबाउट, जो मैंने आप लोग को बताया, ग्रास कटर से लेके वो कैसे अमीर बन गया, है ना। जस्ट एक या दो बार आप अच्छे से सुन लेना, आपके दिमाग में आ जाएगा।
लिखना अपने वर्ड्स में बच्चों, है ना, लिखना अपने वर्ड्स में है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पेज पे। इन मेनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स और सिरेमिक रिंग्स अराउंड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। रो ऑफ सिरेमिक्स, बहुत सारी सिटी में जो आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई करने लगे, अपनी फाइंडिंग देखने लगे, तो उनको मिला कि सिरेमिक या पॉटर पके हुए मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर बहुत रिंग में रखे हुए हैं, है ना। तो these seems to have been used as toilet in some cases and as drains in or garbage dump। तो ये सब क्या थे, कुछ कुछ जगह पे क्या उसको डिपिक्ट किया उन्होंने, लगाया कि भाई ये टॉयलेट रहे होंगे या फिर गार्बेज डंप, जो हम कूड़ा जो है अपना इकट्ठा करते हैं जहाँ लाके डालेंगे, तो गार्बेज डंप एरिया या फिर टॉयलेट की तरह से इसका यूज किया जाता होगा। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि छोटे जो ऑर्डिनरी लोगों का था, तो उनके केस में क्या होता था। तो जो ऑर्डिनरी लोग होते थे उनका जनरली बहुत ज्यादा आर्कियोलॉजिस्ट साक्ष्य या आर्कियोलॉजिस्ट जो एविडेंस उतना नहीं मिला। रीजन बीइंग कि ऑर्डिनरी लोग थे तो उनके घर जो है मिट्टियों के बने होंगे या फिर जो घास फूस पत्तों के छत बना के रहते होंगे, तो एक टाइम के साथ वो वैनिश हो गया और उसका रिमेन्स इतना ज्यादा नहीं रह गया, है ना। क्योंकि जो चीज सरवाइव कर सके 200-300, अभी तो ये 2300 साल पुरानी बातें भी कर रहे हैं लोग, तो उसके साक्ष्य हमको इतने नहीं मिले हैं। तो ऑर्डिनरी पीपल का अगर पूछेगा क्यों साक्ष्य इतना नहीं मिला है, तो वी कैन गिव द रीजन कि भाई दे वर मेड अप ऑफ टेम्परेरी थिंग्स लाइक मड वॉल एंड रूफ ऑफ हैचेस एंड दीज वेयर एक्सटेंड विथ टाइम। वो लोग भाग होते जो बच जाते हैं टाइम के साथ, वो भी नहीं बचा लेफ्ट ओवर, सो देयर इज नो एविडेंस एज सच, है ना, कोई एविडेंस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगले पेज पे है स्टोरी ऑफ बैरी गाजा। स्टोरी ऑफ बैरी गाजा। बैरी गाजा, बैरी गाजा, ये ओल्ड नेम ऑफ भारूच। ये ओल्ड नेम ऑफ भैरूच, ये क्या था उस टाइम पे, एक कोस्टल एरिया, मतलब समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर था। तो इसके बारे में एक ग्रीक ट्रेवलर था जो कि उसने, जो इधर उधर जो लोग टहलते रहते थे ट्रेड करने के लिए, कंट्री से दूसरी कंट्री, कंटिनेंट दूसरे, उसने थोड़ा बताया हुआ है, वो उसमें लिखा हुआ है अपनी बुक में। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। द गल्फ इज वेरी नैरो एट बैरी गाजा। भरूच के पास जो गल्फ था, जो जाने का समुद्री रास्ता था, बहुत सकरा था, नैरो था, एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। और जो सी के साथ में आ रहा है, सी में से आ रहा है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था उससे नेविगेट करना, है ना। और इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स क्या थे भरूच के लिए, इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स क्या थे, तो वाइन, है ना, शराब इंपॉर्टेंट था। चलिए कॉपर, कॉपर, टीन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, ठीक है। ये इनकी इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब जो बाहर के देशों से यहाँ पे आते थे। और एक दूसरा होता है एक्सपोर्ट, है ना, जो भरूच से बाहर जाएगा, यहां से अलग कंट्रीज में, इंडिया में नहीं, अलग कंट्री। एक्सपोर्ट मतलब अलग कंट्री में भेजा जाएगा। उसमें मेन पॉइंट क्या था कि प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज, है ना, प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज। दूसरा है आइवोरी अगेट, आइवोरी अगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम, सिल्क एंड परफ्यूम, ठीक है बच्चों। तो ये
एक्सपोर्ट होता था, ये इंपोर्ट, दोनों चीजें हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। दो चार नाम तो आपको याद रख लेना है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ बैरी गाजा, बैरी गाजा क्या था, और तो इसका ओल्ड नेम में है क्या है, भरूच का है ग्रीक में, और आपको बताना है भाई इट वाज कोस्टल सिटी, और दीज वेर द इंपोर्ट्स, दीज वेर द एक्सपोर्ट्स। दो चार नाम दे दोगे, इन केस अगर शॉर्ट नोट में पूछ ले तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आगे है पंच मार्क्ड क्वाइन। उस टाइम पे जो क्वाइंस थे वो कैसे थे, पंच मार्क, मतलब पंचिंग होती थी उसके ऊपर, है ना। गोल्ड या सिल्वर या जिस किस मेटल का बना है, रेक्टेंगुलर होता था जनरली, या स्क्वायर शेप या सर्कुलर शेप। तीन शेप होते थे, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और राउंड शेप, और उसके ऊपर स्टैंपिंग होती थी किसी चीज की। जैसे कोई चोलास है, कोई वाहना, जो राजा किंगडम उस टाइम हुआ करता तो लोग क्या करते थे, अपनी पंचिंग करते थे, भाई ये हमारा क्वाइन, एंड दैट वाज वैलिड क्वाइन फॉर एनी ट्रेडिंग, है ना। तो क्वाइंस के बारे में हमने देख लिया। अब सिटीज विथ मेनी फंक्शंस, एक दो सिटी का इंपॉर्टेंट नाम है, आई थिंक हम लोग अभी दूसरे 5-7 मिनट में खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। लेट अस सी। ये आप लोग को बैरी गाजा पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिटीज विथ मेनी फंक्शंस। एक इस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी था वो मथुरा, है ना, मथुरा। क्या है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मथुरा हैज बीन एन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 25 ईयर्स। 2500 साल से पहले इंपॉर्टेंट सिटी, मतलब अभी भी है, लेकिन 2500 साल पहले भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था, बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स। टू मेजर रूट्स था, मान लो ये हो गया, ये मथुरा कहाँ है अभी, अगर भारत का मैप बनाए तो ये जो है ऑलमोस्ट यूपी में एक जगह है, थोड़ा इधर उधर होगा, इट इज इन यूपी। मथुरा एक ऐसा जगह है जो क्रॉस रोड था, एक तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो लगभग जंक्शन पे आता था, लोग को साउथ वेस्ट, नॉर्थ से साउथ जाना तब भी मथुरा होके जाते थे, वेस्ट से ईस्ट जाना तब भी मथुरा होके जाते थे। सो ये क्रॉस रोड पे आता था, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस था। आगे देखते हैं। तो क्रॉस रोड किस पे आता था, नॉर्थ साउथ, वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट के क्रॉस रोड पे, है ना। मथुरा वॉज ऑल्सो सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वेयर प्रोड्यूस्ड। बहुत एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर भी प्रोड्यूस्ड होते थे। मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशानास। कुशाना एक वो था, डायनेस्टी था, या बोले कि राजाओं का एक वो था पूरा, जो राज करते थे कुछ पर्टिकुलर एरियाज पे। तो वो इसका कैपिटल भी हुआ था एक टाइम पे, है ना। मथुरा वॉज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर, अभी भी है रिलीजियस सेंटर, है ना। बुद्ध वहां पे क्या है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, जैन के श्राइन्स हैं, जहाँ पे जैन लोग और बुद्धिस्ट लोग रह के अपना ज्ञान एक दूसरे के साथ बांटना और वैराग्य जीवन जीना। एंड इट वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो अभी भी है, भगवान कृष्ण के लिए मथुरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए, inscriptions from Mathura mentions goldsmith, blacksmith, weavers, basket maker, garland maker, perfumers, ये सब भी वहां पे पाया जाता है, बिकॉज इट वॉज इंपॉर्टेंट सिटीज। हमने पढ़ा कि सिटीज में क्या ज्यादा होता था, है ना। crafts and craft persons, we also have archaeological evidence for crafts. These include extremely fine pottery known as northern black polished ware. अब क्राफ्ट पर्सन में मथुरा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जस्ट सेकेंड में मैं आपको नॉर्थ, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW,
है ना। ये क्या है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये एसोसिएशन ऑफ, चलिए एक बार मैं रीड करता हूं फिर आपको इसके बारे में बता देता हूं। These also have archaeological evidence for craft, ये क्राफ्ट पर्सन का एसोसिएशन था एक्चुअली। और these include extremely fine pottery known as northern black polished ware। अब ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्या था, इनका क्राफ्ट पर्सन का एसोसिएशन था, जो लोग एक्सट्रीमली फाइन क्राफ्ट बनाते थे ना, पॉलिश्ड वेयर। ये एक्सट्रीमली फाइन जो क्राफ्ट बनाते थे उनका एसोसिएशन नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एनबीपीडब्ल्यू। इट गेट्स इट्स नेम द फैक्ट दैट इट जनरली फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, है ना। नॉर्दर्न नाम से पता चलता है कि जनरली नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता था। Remember that the archaeological evidence for many craft may not have been survived, बहुत सारे ऐसे भी रहे होंगे जो सर्वाइव नहीं किए होंगे। We know from text that the manufacture of cloth was important. There were famous centers such as वाराणसी in the north. वाराणसी अभी भी जरूर फेमस है सिल्क की साड़ियों के लिए, है ना, बनारसी साड़ियां आज की डेट में भी फेमस है। एंड मदुरई इन द साउथ, मदुरई साउथ में, ठीक है। बोथ मेन एंड वुमेन वर्क इन दीज सेंटर्स, दोनों काम करते थे, आदमी और लेडीज। मेनी क्राफ्ट पर्संस एंड मर्चेंट नाउ फाउंड एसोसिएशन नोन एज सेरीज। अब क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट फॉर्म एसोसिएशन, और उसका नाम क्या था, शेरीन्स, है ना, SHRENIS, श्रेणीस। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछे व्हाट इज श्रेणीस, ये क्या था, क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट का एसोसिएशन था, है ना, क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट का। इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट, यानी जो बनाएगा वो क्राफ्ट पर्सन होगा, मर्चेंट क्या करेगा, इससे खरीद के ले जाएगा, दोनों के लिए आसान हो जाएगा। मर्चेंट के लिए उसको सामान मिल जाएगा बेचने के लिए, और क्राफ्ट पर्सन जिन्होंने बनाया उनको भी बायर मिल जाएगा, उनका जो सामान बना वो खरीद लेगा, है ना। तो उनको हम क्या, उसके ऑर्गेनाइजेशन को, उनके एसोसिएशन क्या बोलते थे, श्रेणीज, ठीक है। These श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइड ट्रेनिंग, उन्होंने ट्रेनिंग भी दिया, प्रोक्योर रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। श्रेणीज, श्रेणीज क्या है, एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट। चलिए, तो ये श्रेणीज क्या है, एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट, नंबर 1। नंबर 2 है, ये जो है, दे प्रोवाइड ट्रेनिंग, procured raw material and distributed the finished product, है ना। तो मैंने बताया था ये क्राफ्ट पर्सन का एसोसिएशन और मर्चेंट का है, तो इनका क्या था कि ट्रेनिंग भी देते थे, कोई नया सीखना चाहे, रॉ मटेरियल भी प्रोक्योर करते थे, उनको बनाना था और इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। आगे देखते हैं, श्रेणीज आल्सो सर्व्ड एज बैंक। थर्ड पॉइंट, दे आल्सो सर्व्ड एज बैंक, है ना। जो ट्रेडर्स या क्राफ्ट पर्सन होते थे तो उनका पैसा अपने पास डिपॉजिट लेते थे
और उनको क्या करते थे, इंटरेस्ट के फॉर्म में भी देते थे, और थोड़ा पैसा जो इंटरेस्ट में आता था वो लोग क्या करते थे, मॉन्स्ट्रीज को भी या मॉन्क्स को भी सपोर्ट करते थे, है ना। तो ये बैंक की तरह से भी काम करते थे ये लोग। वेयर रिच एंड वुमेन कैन डिपॉजिट मनी, लिख देता हूं, वेयर रिच एंड वुमेन कैन डिपॉजिट मनी। डन, आगे बढ़े। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। ये पैसा वो लोग इन्वेस्ट करते थे, जो रिटर्न आता था उसको क्या करते थे, मोनेस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए भी यूज करते थे। चलिए अगला एक अरिकामेडु करके है, जगह का नाम है। आई थिंक दिस इज लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट मी फिनिश इट आउट। और बच्चों जितना मैंने किया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आपको इतने को ही खाली आप इस रोक रोक के आप नोट्स बना लो अपने लैंग्वेज में, जो मैंने बोला उसको लिख लो और याद कर लो। इट इज सफिशिएंट। अरिकामेडु, अरिकामेडु। चले, अरिकामेडु वाज अ कोस्टल सेटलमेंट। इट वाज a coastal settlement. It was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant lands, from डिस्टेंट लैंड्स, है ना। जो शिप्स आते थे उसका यहाँ पे अनलोडिंग होता था। और एक चीज यहाँ पे और इम्पोर्टेंट थी, वो क्या इम्पोर्टेंट थी, इट वाज हैविंग अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, प्रोबेबली वेयर हाउस। इट वाज हैविंग मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, प्रोबेबली वेयर हाउस, गोदाम, है ना, जहां पे शिप अगर अनलोड होगी तो उसके लिए रखने के लिए सुरक्षित, ताकि ऑल वेदर बारिश और या फिर धूप इससे बचाने के लिए वेयर हाउस भी था, ताकि वो सुरक्षित भी रह सके, है ना। खुले में रखेंगे तो कोई गारंटी नहीं, चोरी हो जाएगी, बारिश आएगा, आंधी तूफान आएगा, ऑल वैनिश, तो उसको बचाने के लिए। फिर other finds include pottery from Mediterranean region such as amphory, है ना। amphory क्या होता था, tall double-handed jar that contained liquid such as wine or oil। ऐसे बड़ा डबल हैंडेड लिक्विड कंटेनर बड़ा सा होता था, है ना। अगर हम एक छोटा सा फिगर आप इमेजिन करना कि बड़ा है ये, ठीक है बच्चों। और इसमें ये हैंडल है, ठीक है, दोनों तरफ से पकड़ते थे। अब इसमें क्या हो सकता था, ऑयल भी हो सकता था या फिर वाइन। ऐसा अनुमान लगा रहा है कि वाइन ऐसे उठा के सीधा, दैट इज रॉन्ग, वाइन पीना गलत है, बट वी आर स्टडिंग द हिस्ट्री, है ना। इसमें अच्छे लोग भी रहे होंगे, बुरे लोग भी रहे होंगे, आपको लेकिन अच्छा लोग में बनना है। इसको खाली पढ़ाई में तक ही सीमित रखना है, दिस इज फॉर बैड पीपल। चलिए आगे बढ़े। और बहुत सारे इनको जो है स्टैम्प्ड रेड ग्लेस पॉटरी मिला, नोन एज एरिटीन वेयर, विच वेर नेम्ड आफ्टर। चलो, देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन एंड ग्लासेस। बहुत सारे एविडेंस ऐसे भी मिले कि बीड्स मतलब मोती के जो वो होता है, सेमी प्रीशियस स्टोन या ग्लासेस से बीड्स बनाते थे जो ऑर्नामेंट्स के लिए यूज होता था। So that is all for this chapter, vital villages and thriving towns। बच्चों अच्छे से एक बार खाली जो मैंने बोला उसको ध्यान से सुन के अपने वर्ड्स में लिख लेना, और जो मैंने बोर्ड पे लिखाया वो लिख देना। My promise you will not miss any question from this chapter, है ना। So I am stopping this chapter over here only।
एंड रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज शेयर विद कंसर्न पीपल, अपने कलीग से, अपने दोस्तों से, क्लासमेट से वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सके, है ना। सो दैट्स इट इज, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण।